मेरे साथ ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई अभिजीत सिंह मेरे साथ हैं और इनका कहना है बदलेगा ढाका और बदलेगा बिहार। जी हाँ, हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि ढाका विधानसभा में 10 वर्षों से किस तरह हालात रहा है। घोड़ासान हो, ढाका हो, और रोड का हालात देख ले, ढाले वाले रोड का हालात देख ले, महुआई वाले सभी जो रोड है उसके ऊपर काफी बुलंदी आवाज में बोलते हैं और ढाका के जो भी बात है काफी बुलंदी आवाज में रखते हैं। इस तरह से आगे लेकर के जाइएगा, आप प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी आगे भी रहिएगा, क्या कहिएगा लेकर? चलिए, पहले आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं जी और आप लोग ये मुद्दे उठा रहे हैं। जी ढाका विधानसभा 2020 में हम चुनाव हारे। जी बिल्कुल, हम ओपनली कहते हैं कि हमने चुनाव हम हार गए। जी जी सही। लेकिन हम लगातार मुद्दों की बात, जो ढाका की बातें हैं, जो मुद्दे हैं, सड़कों की बात मैं उठाता रहा हूँ, चाहे फुलपुलिया की बात हो। ढाका विधानसभा में 37 पंचायत हैं, लगभग 3.5 लाख मतदाता हमारे हैं, वोटर। आज आप देख लीजिए कि एक पंचायत से दूसरे पंचायत जाने की सड़क नहीं है। आप ये देख लीजिए कि घोड़ासान मुख्यालय आने की जो सड़कें हैं, चाहे वो महुआई होके हो, चाहे बिरता चौक होके हो, चाहे ये श्रीपुर अम्बेडकर चौक होके हो, चाहे कदमुआ गोलापर से आने की सड़क हो, चाहे ब्लॉक से आने की सड़क हो, चाहे रेलवे गुमती स्टेशन 12 नंबर एलसी की बात हो, मतलब हर जगह कचरा, हर जगह सड़क टूटी हुई, हर जगह सड़क पे नाली बहता हुआ, हर जगह सड़क पे पानी। चैनपुर की स्थिति, चैनपुर बाजार की देख लीजिए, पचपकड़ी की स्थिति देख लीजिए, कुछ दिन पहले मैंने फोटो भी डाला था। आप भंडार की स्थिति को देख लीजिए, आप ढाका नगर की स्थिति को देख लीजिए, तो हर जगह नर्क बन के रह गया हुआ है ये ढाका विधानसभा। कारण क्या है कि 15 साल, 10 साल नहीं, 15 साल, 2010 से लेके 2025 तक 15 साल केवल और केवल लूट, भ्रष्टाचार, मोटरेबल रोड के नाम पे एक तरह से उगाही, पैसे की उगाही करने का काम यहाँ पर हुआ है। न यहाँ पे शिक्षा पे जोर है, न सड़कों की बात हो रही है, न किसान हित की बात हो रही है, न नए रोजगार की बात हो रही है, न यहाँ पे महिला डॉक्टर की बात हो रही है। तो सवाल तो हैं। और आपने पूछा कि मैं कैसे लेके जाऊंगा। भैया, मेरा एजेंडा है जो क्लियर है कि मैं अगर प्रतिनिधि बनता हूं तो मैं ढाका के इन मुद्दों को सदन में उठाऊंगा। सदन में तो आज तक उठाया ही नहीं किसी ने इस मुद्दे को। सर, हम भले महागठबंधन के समर्थन में हैं, हमारी पार्टी मर्ज हुई थी महागठबंधन के समर्थन में, लेकिन हम ऐसे उम्मीदवार के समर्थन में नहीं है जो बोलता नहीं है, जो लड़ता नहीं है, जो संघर्ष नहीं करता है, जो मुद्दों की राजनीति नहीं करता है, केवल धर्म और पार्टी के नाम पे सदन में जाने की बात करता है। हम ऐसे नेता के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। भैया बता रहे हैं कि देखिए, इसके पहले बार आप चुनाव लड़े तो आपने पप्पू यादव के पार्टी से चुनाव लड़े, ये तो सही है, लेकिन इस बार जो आप चुनाव लड़ने की पूरी तरह तैयारी कमर कस चुके हैं ढाका विधानसभा में, किस तरह आपको टिकट से लड़ना है या निर्दलीय, किस तरह खुलासा कर दीजिए पार्टी? मेरी बात समझिए, मैं 2025 का चुनाव लड़ूंगा, इसका निर्णय आज भी हुआ है। जब हमारी कोर कमेटी जो पहले 10 लोगों की थी जी, आज वो 40-35 लोगों के 40 लोगों की हो गई। जब कोर कमेटी का विस्तार, मतलब कि पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी का विस्तार किया गया है, तो उनमें से कुछ लोगों को अब ऊपर स्थान दिया गया है, तो चुनाव तो मैं लड़ूंगा। रही बात की टिकट की, तो हमारे नेता और हमारी पार्टी दोनों ने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस में अपने आप को मर्ज किया। अब कांग्रेस की बारी है कि वो सही उम्मीदवार को ढाका से नेतृत्व करने का मौका दे। ढाका कांग्रेस की परमानेंट सीट रही है, पहले भी कांग्रेसी ढाका से चुनाव जीते हैं और पहले भी अभिजीत सिंह से पहले भी मनोज सिंह, सियाराम ठाकुर और अवनीश सिंह जैसे लोग चुनाव जीत के गए हैं। अभिजीत भैया, एक बात बता दीजिए, अगर यहाँ से कांग्रेस का टिकट नहीं होता है, आरजेडी का टिकट कहीं हो गया, सीट कट गया, देखिए तो इस पर आपका क्या निर्णय है? अगर और मगर की बात नहीं है, आपने मेरी पहली लाइन पे ध्यान नहीं दिया कि हमारी कोर कमेटी का विस्तार हो चुका है। हम लोग 2025 का चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। अब बारी कांग्रेस की है, हमारी तैयारी जमीनी स्तर पर चल रही है। अभी आपके नेता जो पप्पू यादव जी हैं, उनसे कुछ बातचीत हुआ है कि नहीं? अभी आगे
रोज बात होती है हमारे नेता से, हमारे नेता भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारी रोज बात होती है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी दिन गुजरता है जो मेरी उनकी बात नहीं होती है। बात तो रोज होती है, राजनीतिक पहलू पे, पारिवारिक पहलू पे, संगठन के पहलू पे रोज बात होती है। अभी वर्तमान सांसद महोदय हैं अपने सीवर से, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं अभी तक? देखिए, सांसद महोदय हैं, अभी जीते हुए उनको 1 साल लगभग हो गया है। काम के नाम पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अभी मैं अपने विधानसभा के चुनाव में थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन मैं दुर्भाग्यपूर्ण है कि जदयू जो बहुत दिन आई, 15 साल के बाद जदयू का एक उम्मीदवार आता है और लोग उसे हाथों हाथ लेके जिताते हैं। उस प्रकार से, जिस प्रकार से उनकी जीत हुई, उस प्रकार से उनकी प्रक्रिया और क्रिया ग्राउंड पे नजर नहीं आती। एक बार अभिजीत भैया, यहाँ के जनता को आप क्या कहिएगा? मैं जनता को इतना ही कहूंगा कि जाति, धर्म और पार्टी को छोड़िए, जो आपकी बात करे, जो आपके बच्चों के रोजगार की बात करे, जो किसान का गन्ना रीगा चीनी मिल कैसे जाए उसकी बात करे, जो महिला के सशक्तिकरण की बात करे, जो घोड़ासान ढाका में सीसीटीवी कैमरे की बात करे, जो हमारे बेटियों के डिग्री कॉलेज की बात करे ढाका में, जो हमारे मजदूर भाइयों के लिए बाजार नीति की बात करे, टेम्पू स्टैंड बनवाने की बात करे, बस पड़ाव बनवाने की बात करे, कॉलेज में प्रोफेसर बढ़ाने की बात करे, अस्पताल में महिला डॉक्टर लाए, रेफरल हॉस्पिटल में MRI CT स्कैन की व्यवस्था की बात करें, आप मत उसको दीजिए, वोट उसको दीजिए। वो किस जाति से आता है छोड़ दीजिए, वो किस पार्टी से आता है छोड़ दीजिए, वो किस धर्म का है उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हमारे पेट में दर्द होता है या जब हमें भूख लगता है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा संगठन वाला है कि नहीं है, मेरी जाति वाला है कि नहीं है। जो होटल सामने दिखता है, जो घर दिखता है, वहां से मांग के खा लेते हैं, खरीद के खा लेते हैं। पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो अपनी जाति के डॉक्टर के पास नहीं, जो अच्छा डॉक्टर हो तो उसके पास जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप जनप्रतिनिधि अच्छा चुनिएगा, तो आज जो समस्या हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल में शिक्षक की कमी है, कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी है, बस का पड़ाव नहीं है, टेम्पू स्टैंड नहीं है, अवैध वसूलियां हो रही है, ये क्यों हो रहा है? कारण क्या है कि प्रतिनिधि आपने सही नहीं चुना। आप प्रतिनिधि कैसा चुन रहे हो? जाति पे, धर्म पे, पार्टी पे, मुर्गा भात पे। तो भैया दिक्कत तो होगा। गलत भगवान को पूजोगे, गलत देव को घर में बिठाओगे। मान लीजिए आप हिंदुत्व की बात करते हैं, सारे बहुत आजकल इस हिंदुस्तान में हिंदुत्व होता रहता है। जबकि हम एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हम अपनी माँ की कोख से हिंदू हैं, है ना? इसमें कोई सवाल नहीं है, किसी संगठन में जाने की जरूरत नहीं है अपने आप को हिंदू कहलाने की। भैया हम लोग अपनी माँ की कोख से हिंदू है, इसमें क्या है दिक्कत? बात यह है कि अगर आप शनि भगवान को पूजने लगिएगा तो आपका तो नक्षत्र खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भोला बाबा को पूजिएगा कि शनि भगवान को पूजिएगा? और शनि भगवान को लोग घर में, लोगों को थोड़ा संयम रखना होगा। न जात पे, न धर्म पे, न पार्टी पे। ढाका जीते इस बार इंसानियत पर, हम यही चाहते हैं। अभिजीत भैया एक बात बताइए, हर छोटे छोटे प्रखंडों में तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए एक बात समझिए, तिरंगा हमारा सम्मान है, तिरंगा हमारा अभिमान है, तिरंगा हमारा जान है और तिरंगा में ही लपट के मरने की तमन्ना हर भारतीय की है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, जी, तो भारतीय जनता पार्टी जब देखती है कि उसका अस्तित्व डोल रहा है, जी, धरती डोल रहा है, जी, तो उसके पास दो ही मुद्दे हैं, एक राष्ट्रवाद और एक हिंदूवाद। तो तिरंगा आता है कि राष्ट्रवादी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे दादा, हमारे परदादा राष्ट्रवादी नहीं थे? क्या इस गांव के लोग, इस शहर के लोग, इस चंपारण के लोग राष्ट्रवादी नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, जनसंघ के आने के बाद, आरएसएस के आने के बाद ही हम राष्ट्रवाद हुए हैं? कितने आरएसएस वाले और जनसंघी जो है देश की आजादी में लड़े, ये तो सब जानते हैं। क्या भूमिका रही? किसने महात्मा गांधी को मारा, ये तो सब जानते हैं। किसने माफीनामा पत्र लिखा? तो सवाल ये है, नेहरू के पहले सरकार में मुखर्जी मंत्री थे। अगर नेहरू इतने खराब थे तो मंत्री बनने के लिए क्यों गए थे? क्यों गए थे? तो सवाल यह है कि जब खाओ तो हमें मिठाई मिलनी चाहिए। इस तिरंगा यात्रा को लेके निकले थे। मुझे ये बताइए, ढाका में आप 2 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का जाम, जहां हर समय जाम लगा रहता है, वो साइकिल और मोटरसाइकिल निकलने में 15 मिनट लगता है। वहां आप 30, 40, 100 लोगों को, 200 लोगों को लेके या 5 या आप 150 लोगों को लेके
एक तिरंगा को माथे पे लेके आप घूम रहे हैं। एक बताइए कि आप, अच्छा ये रहता कि आप स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करते, घोड़ा सहन ढाका में जो आर्मी अधिकारी आप उनको सम्मानित करते, आप उन गरीब परिवार के लिए काम करते ब्लॉक में जाके जो भ्रष्टाचार के कारण ब्लॉक नहीं जा रहे हैं, तो मैं मानता कि आपके अंदर राष्ट्रवाद है। तिरंगा क्या सिखाता है मुझे ये बता दीजिए। पहला उसका रंग क्या सिखाता है, दूसरा उसका रंग क्या सिखाता है, तीसरा रंग क्या सिखाता है, ये माननीय उस तिरंगे बाज विधायक से पूछ के जवाब हमको दे दीजिएगा, और हमको उम्मीद नहीं है कि उनको जवाब मालूम होगा। आज ही जाइए और पूछ लीजिए कि तीनों रंग का क्या मतलब है, और जो चक्र बीच में बना है उसमें कितनी डंडियां हैं। अगर वो बता दें, उसका अर्थ बता दें, तो मुझे जो सजा देनी होगी दे दीजिए। तिरंगा यात्रा उनके लिए एक फैशन शो था, एक दिखावा था और कुछ नहीं। हमारे अंदर वो राष्ट्रवाद आज भी है। हमारे परदादा, हमारे उनके पिता पुश्तों से हमारे अंदर हिंदुस्तान के प्रति श्रद्धा है, और वो श्रद्धा हमारे मरने तक रहेगी। चलिए, बड़े भाई अभिजीत सिंह हमारे साथ थे और इनका सुन रहे थे कि किस तरह बुलंदी आवाज में ढाका विधानसभा के लोगों के लिए, जनता को लिए खुलम खुला जो चैलेंज किए हैं और हर बात को एक एक करके बताए हैं। आप समझ सकते हैं। और यहाँ के वर्तमान जो प्रतिनिधि है, मैं आपको बता दूं, एक देखिए, आपने अच्छे मुद्दे उठाए, इसलिए मैं आपके माध्यम से वर्तमान और पूर्व दोनों विधायकों से सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो ये बता दें कि किस दिन और कौन से महीने में सदन में उन्होंने ढाका घोड़ा सहन के बच्चों की रोजगार की बात करी, खेल के मैदान की बात करी, रेफरल अस्पताल में MRI CT स्कैन और महिला डॉक्टर की बात करी। किस दिन उन्होंने किसान हित की बात सदन में उठाने का काम किया? दोनों, पूर्व और वर्तमान दोनों लोगों से मैं बोल रहा हूं। ये नहीं है कि मैं वर्तमान से कह रहा हूं, पूर्व भी बता दें मुझे, किस दिन उन्होंने सड़कों की बात करी। ये अगर जिस भी डेट को उन्होंने किया उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वो लोग जारी कर। हमारे साथ थे बड़े भाई अभिजीत सिंह और तीनों वर्तमान और पूर्व जो दोनों विधायक हैं उनको खुलम खुला चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तीनों आदमी एक साथ डिबेट करें और उसमें जो झंडा लहराएगा वही यहाँ के अगला विधायक होगा और अगला कैंडिडेट होगा। क्या भैया, यही ना? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं DSY News 24।